अस्सलाम वालेकुम। बजट पेश कर दिया गया है। बजट तकरीर के आखिर में स्टेट मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू हम्माद अजहर ने कहा कि अगला एक साल मुश्किल होगा, इसके बाद हमारी मेहनत का सिला मिल जाएगा। बजट 2019-2020 आज असेंबली में पेश कर दिया गया है। बजट का जो कुल तखमीना है वो 7,022 अरब रुपए है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले में 30% ज्यादा। और जो रेवेन्यू टारगेट रखा गया है अगले माली साल के लिए वो 6,717 अरब का है, जिसमें से 5,555 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू की सूरत में रखे गए हैं। अगले साल का जो कुल पीएसडीपी होगा, यानी कि सूबे और वफाक का मिलाकर वो 1,800 अरब रुपए होगा, जिसमें से 950 अरब रुपए पीएसडीपी रखा गया है वफाक के लिए। इसके अलावा आज ये भी बताया गया कि अगले साल जो माली खसारा होगा वो 7.1% होगा जीडीपी का, यानी कि टोटल जो खसारा है वो 3,147 अरब रुपए होगा, 37 अरब रुपए होगा। 3,137 अरब रुपए अगले साल का फिस्कल डेफिसिट होगा। तकरीबन 7% पे इन्फ्लेशन को रखा जाएगा। ये टारगेट अपने लिए सेट किया है हुकूमत ने। जो आज इक़दाम लिए गए हैं इस पर हम तफसीलन बात करेंगे अगला 1 घंटा। हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में अशफाक तोला साहब। टैक्स के अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं केसीसीआई के साबिक सदर AQ खलील साहब। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। एज एक्सपेक्टेड ये कहा जा रहा था अशफाक तोला साहब के टैक्सेस लगेंगे, क्योंकि अगले साल जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट सेट किया है हुकूमत ने अपने लिए वो 5,555 अरब रुपए का है। कौन से आप समझते हैं सरप्राइजिंग एलिमेंट है जो आप समझते हैं इस बजट में रखे गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली तो ये इन्फ्लेशनरी बजट है और इसको आप किसी सूरत ये नहीं कह सकते कि आसान बजट था। जब आप IMF के अंडर दी प्रोग्राम अगर आप कोई बजट बनाएंगे जी, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ तो आनी थी एंड इट वाज ऑल एक्सपेक्टेड। काफ़ी चीज़ों पे विड्रॉल कर ली गई और सबसे बड़ी जो विड्रॉल की गई है वो SRO 1125 की। 1125 में ये एक्सपेक्टेड था, मगर मुझे लग रहा था कि 7.5% रेट होगा एक्सपोर्ट के लिए और लोकल के लिए मेरा ख्याल है 17% था। तो लोकल के लिए उन्होंने 17% रखा है और इसमें उन्होंने ये कहा है कि जी 17% में भी अगर आप FBR के सिस्टम के साथ अटैच्ड हैं और उनका एक सिस्टम होता है जिसमें ई-इनवॉइसिंग होती है, तो उस ई-इनवॉइसिंग में आपको 15% लगेगा। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा है कि जो आप जब एक्सपोर्ट करेंगे और जब आपके पास आपकी रेमिटेंस स्टेट बैंक में के थ्रू बैंकों में आएगी, उसी वक्त आपको आपके RPO दे दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज है। दूसरा जो उन्होंने कहा बड़े सहल अंदाज में उन्होंने ये कह दिया कि जी नॉन फाइलर अब जायदाद खरीद सकता है, वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए उन्होंने एक शेड्यूल बनाया है जिसको ये कहते हैं 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में उन्होंने ये किया है कि नॉन फाइलर के कॉन्सेप्ट को उन्होंने उड़ा दिया है और कोई भी अब नॉन फाइलर नहीं होगा। अब सिर्फ एक लिस्ट होगी, एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट, ATL जिसको हरूफ आम में हम कहते हैं, जिसका नाम ATL में नहीं होगा और अगर वो कोई ख़रीदो फरोख्त करेगा तो उसको उन्होंने डबल विदहोल्डिंग टैक्स लगाना है और इसका एक प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर बना के उसको दे देना है कि भाईजान ये टैक्स आप पे कर दें और इसके अगेंस्ट आपकी ये इनकम है। तो ये 2 बड़े इकदाम हैं। प्लस इम्पोर्टर के ऊपर जो आपका प्रिजम्पटिव टैक्स होता था कि जी आप ये 6.5% दें और आप बरी ज़माया रिटर्न से, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर पे भी ख़त्म कर दिया उन्होंने, सप्लाईज पे भी अब ख़त्म कर दिया। अब वो जांचे जाएंगे अपने नॉर्मल टैक्स के हिसाब से। इन पे बारी बारी बात करते हैं। AQ खलील साहब हमारे साथ मौजूद है। AQ खलील साहब, बड़ी बहस हुई इस पे कि जो जीरो रेटेड रिजीम है उसको ख़त्म ना किया जाए। जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका कहना था इससे फ़र्क पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स मुतासर होंगी, लेकिन आज ये ऐलान कर दिया गया है कि जीरो रेटेड रिजीम ख़त्म कर दिया गया है। जैसा कि अभी बताया अशफाक तोला साहब ने कि 17% टैक्स होगा, अगर आप जो FBR सिस्टम से अटैच्ड हैं तो 15% होगा। आपके ख्याल में इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया है इसको, या जैसे कि कुछ लोग हम इस पर एहतजाज करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, वो आगे देख रहे हैं आप सूरत हाल ये है कि इस इशू के ऊपर तकरीबन 2 हफ्तों से जो है ख़ास तौर पे ईद की छुट्टियों के दौरान भी जो है इजलास होते रहे। वज़ीर आज़म ने ख़ुद चेयर किया और सनतकारों ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। उनका कहना ये था कि इसकी बरामदात जो हमारी हैं अगर वो नहीं बढ़ी तो उसकी वजूहात कुछ और हो सकती हैं, उसकी वजूहात हमारी जो मराहत हैं उसकी वजह से नहीं है। लेकिन जिस तरह मुशीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख साहब ने फरमाया था कि हम IMF को कमिटमेंट अपना दे चुके हैं कि हमको ये विड्रॉ करना है, और हमने ये देखा कि बिलाखिर उन्होंने विड्रॉ करके 17% इसके ऊपर जो है सेल टैक्स लगाया है। मुझे ये लगता है कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल का
जो मैटर है और इसके ऊपर जो इस वक्त रेजिस्टमेंट है पूरे पाकिस्तान में, इसका रिएक्शन शायद इसमें आ सकता है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि लोग शायद इसको मज़ीद मेहनत भी करेंगे कि मज़ीद हुकूमत को हम कायल करें और बजट मंजूर होने से पहले पहले शायद, जैसे कि तोला साहब फरमा रहे थे कि वो 7.5% वाली बात थी, तो उसमें कहीं मीडिएशन कोई शायद चांसेस अगर हों तो हो जाएं। लेकिन हम तवक्को ये कर रहे थे कि शायद 17% का जो आम रेट है, हाईएस्ट रेट है, वो शायद इस पर न लगे, लेकिन हुकूमत ने इसको 17% सेल टैक्स इस पर लगा दिया है। खलील साहब, मैं इस पर आता हूँ। इस वक्त हमारे साथ साबिक वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब भी मौजूद हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, तफसीलन तो आपसे बात होगी, लेकिन ज़रा एक ओवरव्यू दे दीजिए इस बजट के। हमाद अज़हर साहब ने बताया कि पिछले माली साल में जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मीट नहीं हो सके, उनकी वजूहात क्या थी। बड़े ऑप्टिमिस्टिक और अनरियलिस्टिक टारगेट आप लोगों ने पिछले बजट में सेट किए थे, उनका भी जिक्र हुआ। एक ओवरव्यू देते हैं, इसके बाद तफसील से बात होगी इस बजट पे आपसे। जी शहजाद, तफसील से इस तरह शुरू करते हैं कि हम टैक्सों से शुरू करते हैं। पिछले साल हमने जमा करे थे 3970 अरब रुपए। हम बजट का टारगेट छोड़ के गए थे 4535 अरब रुपए। इन्होंने आके कम करा, इन्होंने आके कम करा, इन्होंने कर दिया 4498 अरब रुपए। ये दो बजट्स लेके आया असद उमर साहब सितंबर और दिसंबर में। इन्होंने टारगेट चेंज करा, वो अपने टारगेट से 500 अरब रुपए पीछे हुए हैं और बमुश्किल जितने हमने पैसे जमा करें उतने जमा करेंगे। तो क्या हम मनफी टारगेट भी नहीं रखते? अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। मुस्लिम लीग नून की एक्सपोर्ट की बहुत पोजीशन खराब थी। बड़ी अच्छी बात है, अब बढ़ाएं। आप आए, आपने पिछले साल के जुलाई फरवरी से लेकर आज तक 25% डिवैल्यूएशन हो गया है। एक्सपोर्ट जो है वो 10 महीनों में कम हुआ है बनिस्बत लास्ट ईयर के। एक्सपोर्ट एक्चुअली नेगेटिव ग्रोथ है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कम कर सकता था? मुझे बताइए कि नेगेटिव ग्रोथ एक्सपोर्ट में करी है, नेगेटिव ग्रोथ टैक्सेस में करी है, इंपोर्ट इन्होंने कम करा है, लेकिन जीडीपी का हदफ इतना कम कर दिया है कि इफ यू लुक एट इंपोर्ट एज अ परसेंटेज जीडीपी वो बढ़ चुका है। कहीं किसी एक स्टेटिस्टिक ऐसी नहीं है जिससे इस गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। और जो अगले साल का बजट दे रहे हैं उसमें बोल रहे हैं कि हम 7.1% जीडीपी बजट डेफिसिट देंगे। 3100 अरब रुपए का डेफिसिट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये उसके बावजूद कि सूबे 400 अरब रुपए बचाएंगे। अगर सूबे नहीं बचाएं तो 3500 अरब रुपए का डेफिसिट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 3560 अरब रुपए। जी, जब इतना ज्यादा डेफिसिट प्रोजेक्ट कर रहे हैं 3560 अरब रुपए का, तो भाई फिर 5500 अरब रुपए के टैक्स लगाने की क्या जरूरत है? लेकिन इसकी वजह ये भी है ना मिफ्ता इस्माइल साहब, क्योंकि अभी आईएमएफ ने भी जो एक कंडीशन सामने आई थी हमारे उस एलामिया में जो आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान साइन हुआ था, उसमें कहा था कि जो आपका प्राइमरी डेफिसिट होना चाहिए वो होना चाहिए 0.6%, क्योंकि अब इस जो हमारा खसारा होगा इसमें तकरीबन 3000 रुपए तो है इंटरेस्ट और डेट सर्विसिंग के, वो हटा दें तो टारगेट हमें ये करना है कि प्राइमरी डेफिसिट आपका 0.6% हो। भाई शहजाद, आपका ये जब भी आईएमएफ ने इनको कहा, उन्होंने बजट दिया, लेकिन पाकिस्तान की रियलिटी भी देखेंगे ना। जिस हुकूमत ने इस साल 4000 अरब रुपए जमा नहीं कर सकी, वो आपको लगता है 5550। इसके बाद इन्होंने एक्सपोर्ट के ऊपर से 0 रेटिंग हटा दी है। सही है इशफाक साहब, एक तो चीनी की जो कीमत थी वो फौरी तौर पे बढ़ जाएगी, क्योंकि जीएसटी 8% था, अब 17% कर दिया है। इसी तरह जिस मशरूबात में अगर चीनी इस्तेमाल होती है वो महंगी हो जाएगी, जिस आइटम में चीनी का इस्तेमाल होता है वो महंगी हो जाएगी, और जो वैसे भी चीनी वाली मशरूबात थी उस पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसको भी बढ़ा दिया गया है 11.25% से 13%। कितना डायरेक्ट इम्पैक्ट एक आम आदमी पर आएगा इसका? देखिए, ये तो मौला बजट है उसके लिए, तो जो आम आदमी है इसके लिए बड़ा खतरनाक बजट है। उसकी तनख्वाह में कोई इंक्रीज 17,500 रुपये कह रहे मिनिमम हो जाएगी। और ये जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा, अफरात दर में जो इजाफा होगा, जो पेट्रोलियम के जो दाम बढ़े हैं, और जो आइंदा मुझे और चीज़ें नज़र आ रही हैं इस मईशत के अंदर, मुझे लग रहा है कि आम आदमी के लिए तो बहुत ही मुश्किलात होंगी। अब चीनी का आप मयार ले लीजिए, इस तरीके से छोटी गाड़ियों पे उन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। जो आम तबका एक छोटा सिगरेट पीने वाला है, जो आप देखेंगे 60% ऑफ द पॉपुलेशन स्मोक्स, उनके लिए मुश्किल होगी। तो हर जगह आप देखें कदगने लगाई गई हैं। और जिस तरीके से आपने कहा तनख्वाहदार तबके के लिए जो 12 लाख की जो थी आपको, उसको 6 लाख पे लेके आया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो मिफ्ता साहब थे जब फाइनेंस मिनिस्टर, उस वक्त ये करके गए थे अपने बजट में, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि जिसकी तनख्वाह माहाना 1 लाख होगी या उससे कम होगी उस पर टैक्स नहीं था। अब इसको 6 लाख पर लेके आ गए, यानी कि जिसकी आमदनी माहाना 50,000 है, अगर वो सैलरी तबके से ताल्लुक रखता है तो 50,000 उसकी आमदनी है तो उस पर 5% का टैक्स लगेगा, और ये टैक्स जाएगा 35%। 11 स्लैब्स बनाए इस पर। ठीक है शहजाद, देखें ये वही बात थी कि रिलीफ आज तक सैलरी के तबके को कभी नहीं मिली थी।
मगर ये कभी इसको नहीं छेड़ते, मैं समझ रहा हूँ। IMF के प्रोग्राम में आपको जब 1550 अरब के टैक्सेस लगाने हैं तो आप तो हर गली कोना ढूंढोगे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, सेल्स टैक्स एक्ट का, कस्टम्स का। अभी तो कस्टम की अमेंडमेंट्स हमारे सामने नहीं आई हैं। आप देखेंगे वहाँ पर भी इन्फ्लेशन होगा। अगर आप अभी देख रहे हैं सेल्स टैक्स के अंदर भी काफ़ी ठीक ठाक चीज़ें हैं जिन पे उन्होंने काफ़ी सेल्स टैक्स की। और कौन कौन सी ऐसी अशियाँ हैं जिस पर सेल्स टैक्स का डायरेक्ट इजाफा है और उसका इम्पैक्ट आवाम पर आएगा? जैसे आप देखेंगे ये जो फ्रूट जूसेस पे मैंने आपने बताया अभी, जैसे कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको उन्होंने 17% कर दिया। जैसे शुगर पे आपने अभी बताया, इस तरीके से सीरियल पे उन्होंने बढ़ा दिए हैं और काफ़ी आइटमें उन्होंने निकाली हैं। ये अभी फाइनेंस एक्ट आया है हमारे सामने, अगर आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें और निकलेंगी और जैसे एक आध घंटे के अंदर हमारे सामने सारी पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तो फाइनेंस एक्ट हमें मिला है और अब हमारी एनालिसिस शुरू होंगी तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलेंगी। अच्छा, ये जिस पे इतनी बहस की जा रही थी और ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे कि जीरो रेटेड रिजीम खत्म करने की तरफ अब जा रहे हैं, यहाँ पर भी हुकूमत का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमने जो ये एग्जेम्पशन दी हुई थी कि टैक्स आपने नहीं देना है ताकि आपको रिफंड का मामला ना हो, ये सहूलत एक्सपोर्टर्स के लिए थी। इल्ज़ाम ये लग रहा था हुकूमत की जानिब से कि ये सहूलत एक्सपोर्टर्स के लिए है, लेकिन लोकल सेल्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसको मिसयूज किया जा रहा है। तो लोकल सेल्स का जो हजम है, कहा जा रहा था कि $10 बिलियन तक का है। अगर $13 बिलियन की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो रही है तो $10 बिलियन लोकल सेल्स हो रही है, जिस पर वो टैक्स नहीं देते थे और वो एग्जेम्पशन हासिल कर लेते थे, जो कि छूट सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए थी। देखिए, मिसयूज तो बिल्कुल था, मिसयूज बिल्कुल था और आपके पहले ही प्रोग्राम में हमने इसको डिस्कस किया था। एक्चुअली जो मेरा तखमीना है वो ये है कि 440 अरब रुपए की लोकल सेल्स होती है, 3 से 4 बिलियन डॉलर। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं है आप, क्योंकि आप अगर 22 करोड़ आवाम को देखते हैं तो एवरेज 2000 पर पर्सन आपकी ये जो क्लोथिंग की कॉस्ट आती है। तो इतना बड़ा ये नहीं था कि $10 बिलियन और ये छूट। मिसयूज ज़रूर होता था, मगर इसमें एक इशू ये था कि गवर्नमेंट खुद रिफ़ंड डिले करती है। अगर आप अपने निज़ाम को ठीक कर लें, जो ये वादा कर रहे हैं कि हम कर देंगे, तो मैं समझता हूँ फिर मिसयूज का इतना इस्तेमाल नहीं है और इंडस्ट्री को भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर उनके लिक्विडिटी के मसाइल हल हो जाते हैं। एक्चुअली देखिए, इसमें आपको मैं एक बात बताऊँ, 5555 अरब जो आप कह रहे हो ना, वो कलेक्शन है जी। वो कलेक्शन 17% पे जब होगी तो कलेक्शन में इनको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। अगर नेट ऑफ रिटर्न करेंगे फिर देखी जाएगी, ये 1 साल के लिए इनके पास 6 महीने का बफर रहेगा। ठीक है, मोहम्मद सोहेल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के। मोहम्मद सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इन्फ्लेशन यानी कि अफराते ज़र में इजाफा होगा इस बजट से, क्योंकि टैक्स एग्जेम्पशंस खत्म की गई हैं, सैलरीड और नॉन सैलरीड क्लास को अब टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, उन पर जो एग्जेम्पशन थी वो भी खत्म हो गई है, और साथ ही साथ जीएसटी जिन अशिया पे बढ़ाया गया है उसका असर डायरेक्टली आम आदमी पर आएगा? देखें, दो चीज़ें एक तो इन्फ्लेशनरी है कि नहीं से सवाल ये होना चाहिए कि शायद क्या ये इतना इन्फ्लेशनरी है जितना हम समझ रहे थे, तो मेरे ख्याल में आंसर होगा शायद ये इतना इन्फ्लेशनरी नहीं है जितना हम समझ रहे थे, क्योंकि जीएसटी अक्रॉस द बोर्ड बढ़ने की बात थी, 1% 2% वो नहीं हुई है। दूसरी तरफ जो टैक्सेशन के मेजर्स लिए गए हैं उससे बिल्कुल ये साफ जाहिर है कि सर्जरी हो रही है जिसकी ज़रूरत पिछले 2 साल से थी। पिछली हुकूमत ने इलेक्शन की वजह से नहीं की, इससे पहले जो इकोनॉमिक टीम थी वो शायद कंफ्यूज थी, 2 बजट में कभी एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल कर रही थी, कभी सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स कर रही थी, मगर देर आए दुरुस्त आए। 1 साल के बाद सर्जरी ज़रूर हुई है। तकलीफ़ अमीरों को बहुत ज़्यादा होगी, मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा होगी, गरीबों को भी होगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो पिछले साल 7-7.5% था, मेरा अंदाज़ा है 11-12% हो जाएगा, मगर इतना खौफनाक नहीं बढ़ेगा 15-20%, जो कुछ तज्ज़ियाकार और इकोनॉमिस्ट या कुछ सियासतदान कह रहे थे। और मेरे हिसाब से तो ये तकलीफ़, ये जो टैक्सेस हैं, शायद IMF की जो लोन की रुकावट अब रहती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, उसमें मददगार साबित हों, और ये एक स्टेबलाइजेशन का, कंसोलिडेशन का तकलीफ़ दे बजट ज़रूर है। मगर अगर ये 1550 अरब की जगह 700-800 अरब अगर इन्होंने टैक्स हासिल कर लिया, जो मुझे लगता है कर लेंगे, तो मेरे ख़्याल में ये जो मरीज़ है ये बहुत जल्द 1-1.5 साल में ICU से निकल के चलना फिरना शुरू कर देगा। सोहेल साहब, आप कह रहे हैं कि तकरीबन जो है 11 से 12% अफराते ज़र की शरह आपको लगती है अगले साल, लेकिन साथ ही जो नॉन सैलरीड और सैलरीड क्लास पर अब टैक्स बढ़ा दिया गया है, यानी कि पहले एग्जेम्प्टेड थे, जो 1 लाख रुपए सैलरीड तबका कमाता था उस पर टैक्स नहीं था, अब वो
अमाउंट कम करके 50,000 कर दिया गया है। इसी तरह अगर कोई नॉन सैलरीड कोई छोटा मोटा कारोबार करता है तो उसके लिए वो छूट 1 लाख तक थी। अब अगर वो 32,000 रुपये माहाना से ज्यादा कमा रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो वहां पे भी तो हिट पड़ेगी, एक तरफ अफरात-ए-ज़र और दूसरी तरफ उसको अपनी आमदनी पे हिट पड़ेगी। कहा जब सर्जरी हो रही है तो अमीर को ज्यादा परेशानी होगी, अपर मिडिल क्लास को ज्यादा होगी, गरीब को भी होगी, बिल्कुल होगी। मगर शायद ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पिछले साल ही रिलीफ मिला था, इससे पहले कभी भी नहीं था। ठीक है, और ये अगर पिछले 10 साल का कर रहे हैं तो ये एक एबनॉर्मल चीज़ हुई थी जो पिछले साल थी। और सबको पता है कि ये जो 80 अरब 100 अरब का जो नुकसान था वो इलेक्शन की वजह से हुआ था। आइडियली तो जब ये हुकूमत आई थी अगस्त में, उसी वक्त उसको रिवर्स कर देना चाहिए था, बट उन्होंने किसी और मफादात की वजह से नहीं किया या उनको समझ नहीं आई, बट अब समझ आ गई है। मगर इसमें कहना कोई दो राय नहीं है कि इससे तकलीफ़ होगी, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, मगर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नौकरी से फारिग भी होंगे, उनकी तो ज़ीरो हो जाएगी और महंगाई भी 11-12% होगी। तो एक टफ़ टाइम ज़रूर है, मगर ये टफ़ टाइम इसलिए है कि पिछले 2 साल से जो इकॉनमी की हालत थी, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने थे सियासत की वजह से या किसी और वजह से वो नहीं किए गए, तो कभी ना कभी तो इस तरह का इक़दाम लेना था। और मेरे ख़्याल में ये इक़दाम IMF के कहने पर लिया गया है, और अगर ले लिया गया है तो मेरे ख्याल में इसके हमें नताइज पॉजिटिव। कल इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया था कि जो एग्जेम्पशंस की जो कुल अमाउंट थी वो 972 अरब रुपए की थी, तो उनको जो है कहा गया है कि स्टेज वाइज जो है ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। एक जो पॉजिटिव है कि अगले साल का जो वफाकी PSDP बजट है सुहेल साहब, वो रखा गया है 950 अरब रुपए। इस साल बताया कि 500 अरब रुपए हम खर्च कर सकें PSDP में, 950 अरब रुपए की वजह से ही शायद हम देख रहे हैं कि जो फिस्कल स्पेस है वो भी ज़्यादा मिली है। 7.1% का डेफिसिट होगा अगले साल। क्या आप समझते हैं इससे जो तरक्की की शरह 3.3% तक पहुंच चुकी है, उसमें कुछ इजाफा, कुछ बेहतरी देखने में आ सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता GDP ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, मगर हम हुकूमत 4 कह रही है, हमारा अंदाज़ा है कि 3.5% होगी। मगर अभी GDP से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को क्राइसिस से बचाएं। इस हुकूमत ने खुद, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, बहुत सारे मिनिस्टर ने, आज हमाद अजहर साहब ने भी ये कहा कि हम क्राइसिस लाइक सिचुएशन में हैं। तो क्राइसिस से बचने के लिए आपको दौड़ने की, उछलने की, कूदने की ज़रूरत नहीं होती, आपको संभलने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए 3.5% या 4% भी हो जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। मगर आपने जो 2 सवाल किए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि 950 बिलियन शायद थ्योरेटिकल है। जो कमी होगी रेवेन्यू कलेक्शन में, जो 500-600 बिलियन लगता है 1500 में से कम हो, उसकी कटौती जो सबसे पहले होगी वो होगी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे। दूसरी जानिब ये IMF की तरफ से कह लें या इस हुकूमत ने जिस तरह भी डील किया, पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि IMF का जो टारगेट है वो फिस्कल डेफिसिट का नहीं है, प्राइमरी डेफिसिट का। इसीलिए हुकूमत ने 7% से ऊपर का फिस्कल डेफिसिट रखा है। हम ये कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि IMF 7% का फिस्कल डेफिसिट। स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम में आमतौर पे पहली कटौती तो इसी में ही होती है। बिल्कुल, स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम का मतलब होता है कि आप फिस्कल डेफिसिट 4-5% ले आएँ, 5 नहीं तो 5.5 ले आएँ। तो इस दफ़ा शायद हुकूमत ने या IMF ने ये रियलाइज़ किया है कि जो 2900 अरब रुपए इंटरेस्ट या सूद की मद में देने हैं वो हुकूमत कम नहीं कर सकती। जो हुकूमत कम कर सकती थी थोड़ा बहुत उन्होंने किया है। इसीलिए मेरे ख्याल में लग रहा है कि फिस्कल डेफिसिट का टारगेट ज़्यादा होना का मतलब यही है कि फोकस किया गया है प्राइमरी डेफिसिट पे। और दूसरे जो आपका जो सवाल था उसका मैंने जवाब दिया कि 950 बिलियन मुझे लगता है कि ये साल के आखिर में 600-650 बिलियन पे ख़त्म होगा। चूँकि रेवेन्यू जो अगर शॉर्टफॉल होता है रेवेन्यू में तो सबसे पहले अगर कटौती होगी तो वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर होगी। AQ खलील साहब, एक जो क्राइसिस हमेशा हमने देखा है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी सफ़र करती है वो एक्सटर्नल क्राइसिस आता है जब आपको पता है कि डॉलर शॉर्टेज है। इस साल भी हमने देखा कि डीवैल्यूएशन होने के बावजूद जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कोई ग्रोथ नहीं नजर आई, हार्डली स्टैग्नेंट ही है आप कह सकते हैं। तो अब आपको लगता है कि इंडस्ट्री को कोई ऐसी मराद दी गई है, बल्कि टैक्स वाइज तो हमने देखा है कि उन पर बोझ बढ़ेगा, लेकिन आपको लगता है कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, खासतौर पर टेक्सटाइल के शोबे में? आज बताया गया कि जो सब्सिडी हम दे रहे हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी पर या गैस पर, उसमें 40 अरब रुपए देंगे, वो सब्सिडी वापस नहीं ली जा रही। कोई उम्मीद की जा सकती है कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो इस साल? अगर माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं और ख़ुद वज़ीर मुमलिकत ने ख़ुद फरमाया कि ये आसान बजट नहीं है, सख्त बजट है और मालियाती डिसिप्लिन लाने के लिए इस्लाहात के उसूल का बजट है, तो हमें तवक्कुआत जो है नहीं बांधनी चाहिए, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मराहत का ताल्लुक है तो उन्होंने तो बहुत सारी मराहत को वापस लेने का भी ऐलान किया है और टैक्सों को जिस शरह से बढ़ाने की बात की है उसमें मैं नहीं समझता कि वो इंसेंटिव जिसका सवाल आप कर रहे हैं वो कहीं मुझे नज़र आ रहा है, सिवाय पल्प और पेपर के। मैंने अभी सुना कि उन्होंने कहा है कि जी उस पर उन्होंने ड्यूटी विड्रॉ की है। जो पाकिस्तान में पेपर इंडस्ट्री इस वक्त काफ़ी फ़रोग पा रही है और उसमें वो ज़ाहिर है कि अगर ये आ जाता है तो स्कूलों में और दीगर जो कागज़ जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है उसमें वो मराहत में हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक टेक्सटाइल का ताल्लुक है, मैं तो अभी भी आपसे जैसे शुरू में मैंने एक बात आपसे अर्ज़ की कि जैसे हमारे ज़ीरो रेट के मामले पे तकरीबन 56% एक्सपोर्ट रिलेट करती थी इससे। अब इसमें अगर जो इंडस्ट्री दीगर इंडस्ट्री हैं जो नॉन ज़ीरो रेट में कहलाती हैं, अब अगर वो ये कहती थी कि जी ये मुसाबिकत हमारे लिए नुकसानदेह है, तो अगर उस वक्त 17% का टैक्स लगने के बाद अब हमें ये देखना होगा कि ये इक्वल प्लेइंग फील्ड के ऊपर हमें कौन सी इंडस्ट्री कितना रिटर्न उसमें करके देती है। लेकिन जो बज़ाहिर मुझे जो बात नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि बहुत सारी चीज़ें अभी बजट डॉक्यूमेंट में जो है वो जब आएंगी तो उस वक्त ये पता चलेगा कि असल सूरत हाल है क्या। अभी कस्टम में उन्होंने हल्का सा एक जिक्र किया है। एक तरफ वो तो उन्होंने ये तो कहा है कि हमने जो वहाँ पर बजट था उसमें खसारा जो है कम करके 4 अरब डॉलर की हमने कमी हम करके लाए हैं, मज़ीद इसको कम करेंगे। लेकिन ये अगर रॉ मटेरियल नहीं आएगा, ये चीज़ें इंडस्ट्री के से रिलेट करती हैं सारी, तो उसका आगे उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बुरा पड़ सकता है। सही। और हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया है, 11.5-12 अरब डॉलर का होगा इस साल, लेकिन अभी भी ज़्यादा है, इसको मज़ीद कम करने की ज़रूरत है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, कल इकनॉमिक फिगर दिया गया था, जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं वो 972 अरब रुपए की थी, जिसको उन्होंने कहा है कि स्टेज वाइज हम खत्म करेंगे क्योंकि अभी अफोर्ड नहीं किया जा सकता। एक तो इससे ये है कि टैक्स कलेक्शन भी होगा, दूसरा जो एक बराबरी होगी तमाम सेक्टर्स में वो भी देखने में आएगी। आप इत्तेफाक करते हैं कि इट्स द राइट टाइम कि एग्जेम्पशंस को अब खत्म किया जाए ताकि टैक्स वसूल में भी इजाफा हो? ये इनके इंटेंशन में कोई मुझे डाउट नहीं है, ये कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये हर फाइनेंस मिनिस्टर की ये कोशिश होती है कि इस किस्म के एग्जेम्पशन खत्म कर दें। ये बात होने के बाद मैं आपको ये कहता हूँ कि ये हो नहीं सकेगा। ये एक्सरसाइज दास साहब ने कर ली थी 2 साल पहले, 3 साल पहले, और 3 साल की एक्सरसाइज थी। अब ये जो 972 के एग्जेम्पशन रेगुलर जब आप खत्म करने जाएंगे तो आपको पता चलेगी कि कोई इंडस्ट्री ICI लगी हुई है इस पे कि आपने उनको एग्जेम्पशन दिया हुआ था, कोई इंडस्ट्री इसलिए लगी हुई है इस जगह पे क्योंकि आपने उनको एग्जेम्पशन दिया हुआ था। तो मोस्टली आपको ये करना पड़ेगा कि उसको आपको मेन कस्टम के डॉक्यूमेंट्स में लाना पड़ेगा, एग्जेम्पशन से हटाकर उनको परमानेंट करना पड़ेगा। लेकिन 972 अरब रुपए में से बहुत कोशिश कर ली ना तो 100 अरब रुपए मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिल सकते। ये मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि इस बजट में जो इन्होंने एग्जेम्पशंस खत्म किए हैं उससे ज्यादा 100 अरब रुपए इकट्ठा होगा इजाफी? इससे ज्यादा खत्म कर नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पे लगी हुई होती है जिन्होंने एग्जेम्पशन लिए हुए होते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री लगी होती है, तो उनको खत्म करना मुमकिन नहीं है इनके लिए। तो जब वो खत्म करने जाएंगे तो इंडस्ट्री वाले बोलेंगे भाई आपने मुझसे ये बात कही तो तभी तो मैंने फैक्ट्री लगाई है, तो फिर उस एग्जेम्पशन को इनको मेन उसमें लेके आना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो एक्सपोर्ट हो रहा होता है वगैरह वगैरह हो रहा होता है तो इसकी वजह से इम्पोर्ट हो रहा होता है, तो ये होता है। फिर बहुत सारे एक्सपोर्ट के लिए इम्पोर्ट पे एग्जेम्पशन देनी पड़ती है। टेक्सटाइल वालों को एक्सपोर्ट करना होता है तो जिपर्स लेके आनी पड़ती है, बटन लेके आने पड़ते हैं, यहाँ से बटन लेके आने पड़ते हैं, तो उनको एग्जेम्पशन दी हुई होती है, तो उनको आप खत्म नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल से 100 अरब रुपए मैं बहुत लिबरल होकर बोल रहा हूँ, 972 में से बच जाए तो काफी है। और दूसरा एक इकदाम जो आप लोग करके गए थे, आप लोगों ने जो है जो सैलरीड और नॉन सैलरीड क्लास है उनकी जो टैक्स थे उसमें उनको जो छूट दी थी वो भी तकरीबन वापस ले ली गई है। पहले 12 लाख रुपए था सालाना इनकम जिसकी थी उसको टैक्स छूट मिलती थी, अब वो 6 लाख रुपए पे कर दी है। इससे भी कहा गया है कि 80 अरब रुपए का नुकसान हुआ है और ये आप लोगों ने किया था क्योंकि इलेक्शन का साल था, इसको भी दोबारा ले लिया गया है। आप समझते हैं कि दुरुस्त है आपकी जो पॉलिसी वो फेल हो गई इस पर? देखिए एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने किया था वो मेरी ईमानदारी की सोच थी। अब मैंने 2 चीजें करी थी, मैंने बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी नॉन टैक्स पेयर्स पे कि गाड़ी नहीं खरीद सकते हो, घर नहीं खरीद सकते हो वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने कहा था कि 15% पाकिस्तान में टैक्स होना चाहिए, 30%, 35% टैक्स जो आप किसी पाकिस्तानी से मानते हैं जिधर टैक्स इवेजन बहुत आसान है और टैक्स इन्फोर्समेंट बहुत वीक है, वहां पर ये हो नहीं सकती ये चीजें। अब इन्होंने जो है शुरू में आके और फिर जब 6 लाख रुपए का मतलब है कि 50,000 रुपए की जिसकी सैलरी है उससे आप टैक्स ले रहे हैं। अब ये तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादती नहीं है, आपको लग रही है कि 50,000 रुपए की सैलरी वाले आदमी से आप टैक्स ले रहे हैं,
मतलब 50,000 रुपए के अंदर वो क्या किराया देगा, क्या बच्चों की फीसें देगा और क्या बेचारा टैक्स देगा, तो खाना क्या खाएगा। मतलब ये थोड़ा सा तो इक्विटी भी देखनी चाहिए ना। तो मेरे ख्याल से ये कुछ जाती कर रहे हैं। तो जो हम तो अच्छा, उसके बाद इनको पूरा चांस मिला था 2 मरतबा असद उमर ने बजट डेफिसिट लेके, वो बजट मिनी बजट लेके आए, तो इनको पूरा चांस मिला था कि इसको ऑल्टर करें, इन्होंने ऑल्टर नहीं किया। तो ये तो इनकी मर्जी थी ना। सही। भाई अशफाक तुरा साहब ये कह रहे हैं कि अगर तमाम एग्जाम्पशंस जो ये खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगती ही इसीलिए क्योंकि उनको एग्जाम्पशन मिली हुई होती है। तो क्या आप इत्तेफाक करेंगे इनकी इस बात से कि 100 अरब से ज्यादा इनको नहीं नजर आ रहा है इजाफा टैक्स में इस एग्जाम्पशन को खत्म करके? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बताता हूँ कि पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे में यही फिगर 574 अरब की थी। तो मेरी समझ से बाहर है कि इतना बड़ा क्वांटम जंप कैसे आया। ठीक है जी। और ये बिल्कुल सही है, 3 साल पहले हमने एक बहुत मैसिव एक्सरसाइज की थी, आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। इसमें चेंबर, कराची चेंबर, फेडरेशन सब शामिल थे और यूनानिमस डिसीजन के साथ काफ़ी एग्जाम्पशंस को विड्रॉ कर लिया गया था। अब मुझे समझ नहीं पा रही कि किस तरीके से कंपाउंड हुई है और 900 अरब से तजावज़ कैसे कर गई है। मुझे सिर्फ एक चीज समझ नहीं आ रही। आपके ख्याल में 500-550 अरब रुपए की ये लास्ट इकोनॉमिक सर्वे की फिगर दे रहा हूँ, 541 अरब। इससे पिछले साल की जो थी, लास्ट ईयर कह रहे हैं कि 972 जो मुफ्ता इस्माइल साहब हाथ में लेके खड़े हुए थे। अच्छा, दूसरा ये मुझे सिर्फ एक चीज समझ नहीं आ रही, जो सबसे बड़ी एग्जाम्पशन है वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, वो 576 अरब है। उस पर आप कब हाथ डालेंगे मुझे समझ नहीं पड़ी। सूबों ने करना है ये काम? नहीं सर, सूबों ने करना है, मगर आप राह तो हमवार करें ना उनके लिए। आप तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो मुकद्दस गाय बन गई है, चाहे सियासी हुकूमत हो या गैर सियासी हुकूमत हो, कोई इस पर हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। बिकॉज की एक बहुत बड़ी लॉबी है, रिटेलर होलसेलर। आपका 18.9% ऑफ GDP कौमी मजमूई पैदावार का, वो सिर्फ 4 अरब रुपए दे रहे हैं। उनके लिए आपने क्या किया? आप एक छोटी SME स्कीम ला रहे हैं, उनको आप एग्जाम्पशन दिए जाएंगे, तो आप ये नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ इस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी बात, आप मुझे ये बात बताएं कि हर साल आप गन्ना उगाते हैं, अगले साल की क्रॉप आ जाती है, आप उनको सब्सिडी देते हैं और एक्सपोर्ट कराते हैं। तो मैं टैक्स पेयर पैसा भर रहा हूँ और वही सब्सिडी मैं दे रहा हूँ। एक तो सब्सिडी का इन्फ्लेशन मेरे ऊपर आए, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि एक तरफ तो हम सब्सिडी दिए जाएं, एक सेक्टर पे आप टैक्स बिल्कुल ना लो, और दूसरे टैक्स सेक्टर्स पे जैसे मिफ्ता ने अभी कहा कि 50,000 रुपये की सैलरी होती क्या है शहजाद? अभी 1 लाख रुपए ठीक था और उस पर इतना बड़ा कोई क्वांटम इशू नहीं था, बिकॉज के इंडिविजुअल का इतना मसला नहीं है। 300 अरब के करीब टोटल मिलता था, लेकिन 80 अरब रुपए वो कह रहे हैं कि इससे जो है मैं इससे इत्तेफाक बड़े माजरत के साथ कह रहा हूँ, मैं इत्तेफाक नहीं करता। और जिस तरीके से कल मुझे किसी ने कहा कि जी 80 अरब रुपए हम टेलीफोन और टेलकोस पे भी हम कर रहे थे, नहीं सर, वो टोटल 35 अरब रुपए का आपका लॉस हुआ था और वो भी विदहोल्डिंग टैक्स आता है। आप पे कैपेसिटी होनी चाहिए, आपकी इन्फोर्समेंट होनी चाहिए कि आप उनको कहें कि जी रिटर्न फाइल करें। सही। सोहेल साहब, कल इकोनॉमिक सर्वे ये बताया गया कि जो फ्रेंडली नेशंस हैं उन्होंने पाकिस्तान की मदद की इस साल और हमें $9.2 बिलियन मिले हैं 1 साल में। इसमें डेफर्ड पेमेंट भी है, इसमें रिजर्व्स के लिए भी हमें पैसा दिया गया है। अब ये मिलने के बावजूद हमारे जो इस वक्त रिजर्व्स हैं वो जून 30 से कम हो गए हैं। उस वक्त शायद 9 बिलियन थे, अब उससे थोड़े से कम हो गए हैं। तो मुझे ये बताइए, अब ये IMF के $6 अरब जो हमें मिलेंगे, इसका मतलब एवरेज हमें 3 साल में अगर 6 अरब मिल रहे हैं तो साल के $2 बिलियन, कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट तो नहीं है। हमें इसके अलावा भी अपने रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए दूसरे इकदाम लेने पड़ेंगे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि ये $6 बिलियन बहुत ही छोटा प्रोग्राम है। उसके पीछे क्या मंतक है? मेरा ख्याल में सबसे बड़ी लॉजिक ये होगी, IMF ने अपनी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि प्रायर एक्शन के साथ साथ उनको राइटिंग में ये चाहिए कि जो फ्रेंडली कंट्रीज़ से हमने लोन लिया है वो रोल ओवर होगा। अब ये जो लोन लेना हमारे लिए खुशी का बायस भी था, मगर एक टेंशन भी है, क्योंकि उसको जो 8 बिलियन है या 9 बिलियन है या 6 बिलियन है उसको 1 साल में रीपे भी करना है। अब अलमिया ये है कि अगले 12 महीने में स्टेट बैंक की वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान को $15 बिलियन पे करने हैं। तो ये IMF को भी पता होगा कि मुझसे अगर $2 बिलियन ले रहे हैं तो बाकी $13 बिलियन कहाँ से आएंगे। इसीलिए IMF ने ये एक कंडीशन रखी है कि चाहे वो सऊदी अरेबिया है, UAE है, चाइना है, वो आपको कमिट करें कि ये जो 7-8 बिलियन जो लिया था, जो अगले साल रीपे करना है, वो नहीं देना पड़े। तो एक्चुअली ये पेमेंट है वो 6-7 बिलियन होगी, जिसमें से 2 बिलियन IMF की तरफ से आएगा, 2 बिलियन के करीब जो है वो दूसरी मल्टीलैटरल एजेंसीज देंगी। और बजट में हमाद अजहर साहब ने भी बताया कि एक प्राइवेटाइजेशन की ट्रांसैक्शन है, शायद वो हो जाए $2 बिलियन की, प्लस
मैं तो ये तजवीज़ करूँगा कि जो मुल्क के हालात हैं इसके बावजूद जो यूरो बॉन्ड पे यील्ड है पाकिस्तान की वो बेहतर हुई है, तो कम से कम $3 बिलियन ये वहाँ से भी रेज़ कर सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें करें तो हो सकता है कि अगले साल जब हम यहाँ बैठे हों तो फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व IMF का सिर्फ $2 बिलियन के बावजूद भी इससे बेहतर हों। मिफ्ता इस्माइल साहब, आप लोग कहते हैं कि हमने तो मईशत को बड़ी तरक्की दी और मईशत बड़े अच्छे हाथों में हमने हैंड ओवर की। PTI से इत्तेफाक नहीं करती क्योंकि $19 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, और आप भी खुद कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत आती तो हम फौरी तौर पे IMF के पास चले जाते। तो ज़रा बताइएगा कि आपके ख्याल में जो इकदाम लिए गए हैं अगले साल के लिए, तो करंट अकाउंट डेफिसिट को हम अगर मिनिमाइज कर भी लें तब भी अपने रिजर्व्स को क्या मेंटेन कर सकते हैं, और कहां से पैसा आपके ख्याल में पाकिस्तान डॉलर की सूरत में हासिल कर सकता है? शहजाद, अगर एक सेकंड में आपके नाजरीन की लूँ तो मैं एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जो बजट डेफिसिट होता है उसको जो मईशत लोग पढ़ते हैं उसको ये कहते हैं कि हुकूमत की डिस सेविंग्स है। तो हुकूमत अगर डिस सेव कर रहा है तो कहीं ना कहीं से वो सेविंग आएगी, या वो प्राइवेट सेक्टर से आएगी। तो प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग्स से तजावुज़ करता है, तो वहाँ से नहीं आ सकती। लिहाजा वो सेविंग्स जो है वो फॉरेनर्स देते हैं आपको, और वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो डिफरेंस होता है उसके तरीके से देते हैं वो, कि वो आपको फॉरेन सेविंग देते हैं। जब आपका हुकूमत का बजट डेफिसिट होगा तो आपका करंट अकाउंट का डेफिसिट होगा, ये दुनिया भर में बात है। जब पिछले साल जब इन्होंने कोशिश करी थी कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम करें, तो आप देखें कि इनकी कोशिश इसलिए अच्छी नहीं रही क्योंकि साथ साथ इन्होंने बजट डेफिसिट बढ़ा दिया। हम 6.6% का बजट डेफिसिट छोड़ के गए थे, ये 7.6% तक पहुंच जाएंगे पिछले साल। तो ये जो 1% इन्होंने बढ़ा दिया, तो ये एक पॉलिसी चाह रही है कि डेफिसिट बढ़ा रहे हो, एक पॉलिसी आ रही है कि डेफिसिट कम हो रहे हो, तो जाहिर है कि वो इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी एक दूसरे के खिलाफ थी। इसीलिए आप देखें कि इन्होंने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके, 1 पैसे का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाया 30% डिवैल्यूएशन के बाद। इसीलिए आप देखें कि इंपोर्ट कम हुई है, तो सिर्फ मशीनरी की इंपोर्ट कम हुई है, या फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट कम हुई है, या ऑटोमोबाइल्स की इंपोर्ट कम हुई है। इसके अलावा कोई चीज़ की इंपोर्ट कम नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि बेसिकली दे वर नॉट एबल टू रियली डिक्रीज इंपोर्ट्स। ये तो इकोनॉमी स्लो हुई है, इसकी वजह से इंपोर्ट स्लो हुई हैं। और अगर आप देखें कि क्योंकि इकोनॉमी का हजम इन्होंने इतना कम कर दिया कि इंपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP बढ़ चुका है आज, तो अजीब सी इन्होंने हरकत करी है। और जो अफसोस की बात है कि अगले साल के बजट में ये इससे ज़्यादा बजट डेफिसिट दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं 3500 अरब रुपए का बजट डेफिसिट। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी अजीब स्टेप्स ले रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अगर असद उमर साहब ये अपनी लोकल रेमेडी ना करते और उस वक्त अगर इंटरनेशनल हेल्प ले लेते IMF से, और साथ साथ जब सऊदी अरब और कतर और दूसरे ममालिक आपको हेल्प दे रहे थे, तो आप बॉन्ड्स भी बेच सकते जो हम लोग बेच रहे थे, आप दूसरी चीज़ें भी कर सकते। शहजाद, एक आखिरी बात करूँगा आपके इजाज़त से, कि अप्रैल के महीने के अंदर लास्ट ईयर जब मैं मिनिस्टर था तो मैंने क्रेडिट स्विस से $400 मिलियन का लोन री रोल करा था। मई के महीने में मुझे सिटी बैंक $2 बिलियन ऑफर कर रहा था विद करेंसी स्वैप विद पाकिस्तानी रुपीज़। 8% पे मैंने नहीं लिया वो, लेकिन वो ऑफर कर रहे थे। तो जब मई और जून में हमको इंटरनेशनल बैंक्स पैसे दे रहे थे, तो इसका मतलब है कि हालत इतनी बुरी नहीं थी। जब ये आए हैं हालत बुरी नहीं थी, लेकिन ये जो इन्होंने रोना शुरू कर दिया कि मुल्क डिफॉल्ट पे है, मुल्क बैंकरप्सी पे है, सब लोग चोरी करके खा रहे हैं। अगर हालत इतनी बुरी नहीं थी तो फिर आप क्यों कहते थे कि अगर हमारी हुकूमत आ गई हम तो फौरी तौर पे IMF के पास चले जाएंगे? अगर हालत अच्छी होती तो IMF पे जाने की जरूरत तो नहीं पड़ती। एक्सटर्नल अकाउंट डेफिसिट हमारा बहुत बड़ा था, इट वाज अनमैनेजेबल। और मेरे ख्याल से अगर आप भी बजट बनाते तो आप IMF के पास जाते तो IMF आपको भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप इस करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ जारी रहें और 6.2 का टारगेट अचीव करें GDP ग्रोथ का। ये मुमकिन नहीं था। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये इस साल तो IMF के पास नहीं गए ना, ये खुद करने गए, तो 6.2 को जो है वो 3.3 कर दिया। और मईशत को एक नंबर से आप मेजर नहीं कर सकते, मईशत के 20-25 नंबर होते हैं। GDP भी नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इन्फ्लेशन होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नंबर होता है। और मैं ये हमेशा मानता हूँ, मैंने लिख के भी दिया ये अखबारों में, कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया था और उसकी आपको प्रॉपर उसके लिए IMF पे जाना जरूरी था। मैं तो कह रहा था उस वक्त चले जाते, घर की दोराजी नहीं चलती। अब हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक कॉमर्स मिनिस्टर हुमायूं अख्तर साहब ने। हुमायूं साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जब आप लोग हुकूमत में आए थे उस वक्त एक 100 रोजा प्लान था, उसके बाद आपने 2 बजट पेश किए, जिसमें जो पहला बजट था उसमें आपने टैक्सेस बढ़ाने की कोशिश की, जो दूसरा आप मिनी बजट लेकर आए वो आपने प्रो बिजनेस बजट पेश किया, और अब ये जो बजट आया है अगले माली साल का, इसमें हम देख रहे हैं कि टैक्सेस की भरमार है और वो शायद लगाना भी जरूरी होंगे, लेकिन हर किसी का ये कहना है कि मजीद ये इन्फ्लेशनरी बजट है। तो इसका मतलब एक साल जो गुजरा वो आवाम पे मुश्किलात के लिए था, अगला साल भी मुश्किल होगा आवाम के लिए।
देखिए, आपने खुद फरमाया कि जो सूरत हाल हमें मिली थी, हमें तो वित्त में 6.6% बजट डेफिसिट मिला था। तो उसमें अभी जो IMF प्रोग्राम आया है, उसमें टैक्सेस लगाने जरूरी हैं। टैक्सेस जब भी लगते हैं तो वो कुछ हद तक इन्फ्लेशनरी होता है। लेकिन ये जरूर ध्यान में रखिए कि स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी टाइटनिंग है उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है उस पर कमी आएगी, तो उसका नेट इफेक्ट जो होगा वो कमी का ही होगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन में मजीद इजाफा होता है तो फिर मजीद टाइटनिंग होगी, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेंगी, फिर मजीद इजाफा होगा, तो इस साइकिल से निकलेंगे कैसे? नहीं, साइकिल से निकल जाएंगे नहीं। कितना इंटरेस्ट रेट पे अभी मैं तो बहुत ज्यादा इजाफा नहीं देख रहा। टाइटनिंग जो है वो अपना असर दिखाती है, और ये जो बजट डेफिसिट है जो 7.1% हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं अगले साल के लिए, उसमें मेरे ख्याल जो मौजूदा मॉनेटरी टाइटनिंग है वही इसके लिए काफी होगी। और आपकी हुकूमत ने जो टारगेट सेट किया था कि 1 करोड़ नौकरियां देनी हमने 5 साल में, अगर इस साल की GDP ग्रोथ 3.3% है, अगले साल की 4% होती है, जो कि कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा टास्क होगा उसको अचीव करना, तो फिर कैसे मुमकिन होगा कि इतनी नौकरियां पैदा की जाएंगी? जी, हमने 2 चीजें की हैं। एक तो हम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को काट करके बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स मीट नहीं करेंगे। सेकेंडली, हमने काफी इंसेंटिव दिए हैं प्राइवेट सेक्टर को कि उसकी ग्रोथ रिवाइव हो। आपको मालूम है कि 80% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर पैदा करता है, तो हमें उम्मीद है कि अगले चंद सालों में ये ग्रोथ रिवाइव होगी और इधर से नौकरियां पैदा होंगी। सुहेल साहब, आपको लगता है ये जो टारगेट सेट किया हुकूमत ने अपने लिए 5,555 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन का, वो पूरा हो सकेगा? क्योंकि इस साल मैसिव शॉर्टफॉल देखा गया, 400-450 अरब रुपए का शॉर्टफॉल देखा गया। इकोनॉमिक ग्रोथ अगले साल भी कम रहेगी, कैसे अचीव करेंगे ये? देख, सबसे बड़ा इशू ही रेवेन्यू का था, क्योंकि हुकूमत ने ज़्यादा फोकस करंट अकाउंट पे तो किया, बट जो दूसरी साइड थी वो स्लिपेज होते रहे। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अच्छे साल बुरे साल एवरेज जो है रेवेन्यू पाकिस्तान का, FBR का रेवेन्यू 15% बढ़ा है। पिछली हुकूमत में ज़्यादा था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में थोड़ा कम होता था, मगर ये जो अभी साल गया है उसमें ग्रोथ ही नहीं हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया था कि 20 साल के बाद ऐसा साल देखा गया है कि रेवेन्यू बढ़े नहीं है। मगर अभी जो मेजर लिए गए हैं उससे मुझे लग रहा है कि 30%, जिसका टारगेट 1550 अरब बनता है, 30% नहीं तो ये कोई 20% या 18% जो 800-900 बिलियन बनता है वो शायद अचीव हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, बहुत सारे डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए गए हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन रहने के बावजूद मुझे लगता है कि 1550 अरब में से 700-800 अरब ये अचीव कर लेंगे। जो साहब, अगर आप कह रहे हैं कि 1550 अरब रुपए हमने ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना है, अगर टारगेट अचीव करना है, उसमें से 800 अरब सपोज अगर हो सकता है, तो 700 अरब रुपए का शॉर्टफॉल यहां पर है। अगर सूबे 423 अरब रुपए का सरप्लस नहीं देते, जो अक्सर हुआ है, इस साल भी नहीं देगा पंजाब, तो इसका मतलब 1200 अरब रुपए का मजीद हम डेफिसिट देखेंगे। तो आपका जो टोटल फिस्कल डेफिसिट है वो तो फिर 8%, 8.5% से तजावुज कर जाएगा। नहीं, आपने इसमें ये अज्यूम कर लिया है कि खर्चे कम नहीं हो सकते। मेरे ख्याल में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर थोड़ा कम होगा, दूसरे भी खर्चे कंट्रोल होंगे। और ये भी कहना कि 400 अरब का जो सरप्लस है प्रोविंसेस का नहीं हो सकता, वहाँ भी डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। जब फेडरल ने एक ऑस्टेरिटी का एक एफर्ट की है, टैक्स बढ़ाने की, खर्चे कम बढ़ाने के, तो वो फ्लो डाउन होगी सूबों में भी। तो मेरे ख्याल में फिस्कल डेफिसिट हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ से बढ़ जाए, मगर ये जो आपकी कैलकुलेशन है कि अगर 600 बिलियन रेवेन्यू कम होगा तो 600 बिलियन खर्चे कम नहीं हो सकते या सूबे सरप्लस नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हैं कि वो PSDP उससे पहले मुतासिर होगा। अभी हुमायूं अख्तर साहब भी कह रहे हैं कि जब टैक्सेस लगेंगे इन्फ्लेशनरी तो होगा ये, लेकिन वो कह रहे हैं कि जितनी मॉनेटरी टाइटनिंग हुई है वो काफ़ी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब मुझे बताइएगा कि आपके ख्याल में काफ़ी है, या अभी जो इस बजट का इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आएगा उसकी वजह से दोबारा डिस्काउंट रेट बढ़ाना पड़ेगा, डिस्काउंट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगी, फिर महंगाई में मजीद इजाफा होगा, इस साइकिल की इसी तरह चलता रहेगा? नहीं, मेरे ख्याल में वो सही कह रहे हैं। देखें, स्टेट बैंक जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है वो फ्यूचर इन्फ्लेशन को जहन में रखते हुए बढ़ाता है। अगर स्टेट बैंक करंट इन्फ्लेशन को रखते हुए बढ़ाता है तो अभी तो 7.5% एवरेज इन्फ्लेशन है, तो एवरेज इन्फ्लेशन 7.5% में उसने 12-13% डिस्काउंट रेट इसीलिए किया है कि उसको पता है कि ये इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। तो मैं भी यही समझता हूँ कि जो इंटरेस्ट रेट है वो अगर पीक आउट नहीं भी हुए
तो ये पीक आउट होने वाले हैं, नंबर एक। नंबर दो, इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट बढ़ाया इसीलिए जाता है कि आपकी डिमांड कर्टेल हो, और जब डिमांड कर्टेल होती है तो महंगाई इतनी तेज़ रफ्तार से नहीं बढ़ती जितनी एक आम आदमी तस्वर करा। तो मेरे ख्याल में ये हुमायूं साहब का कहना बिल्कुल वजह है कि शायद जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो मॉनेटरी टाइटनिंग जो हो चुकी है उसकी वजह से इतना ज़्यादा महसूस ना हो। साहब, एक बड़ा मसला जो है जो कि हमें बुनियादी तौर पे हल करना है, एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए हो और ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हो। इसमें आपकी हुकूमत नाकाम रही। पहले 3-4 साल तो हमने देखा कि एक्सपोर्ट हर साल गिरती रही। हम जो है 2013 में $25 बिलियन पे खड़े थे, 2017 में हम $21 बिलियन पे आ गए, फिर पिछले साल आखिरी जो आपका साल था उसमें हमने थोड़ा सा इजाफा देखा है। इस साल भी कोई खातर का इजाफा नहीं हुआ एक्सपोर्ट्स में। क्या करने की जरूरत है? अब डीवैल्यूएशन हो गया, एक्सपोर्टर्स कहते थे आप डीवैल्यू करें, हम परफॉर्म करके दिखाएंगे, डीवैल्यूएशन के बाद भी कोई खास इंपैक्ट नहीं आ रहा। क्या करने की जरूरत है मजीद? देखिए, लॉन्ग टर्म के अंदर पाकिस्तान जो है उसका परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है 1950 से। सच्ची बात बता रहा हूँ, 1960 की दहाई से पाकिस्तान का जो परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट है वो कम होता जा रहा है। बांग्लादेश हमको बहुत अरसे पहले क्रॉस कर चुका है। हिंदुस्तान हमसे हमेशा से आगे था, बल्कि और आगे जा रहा है। तो हमको अपनी इंडस्ट्री को कंपैरेटिव करना है, हमको कुछ ना कुछ एजेस देखने हैं कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। हम टेक्सटाइल में भी हैं तो होम टेक्सटाइल में, विच इज़ ओनली 1% ऑफ टेक्सटाइल्स, 99% तो फैशन गारमेंट्स और गारमेंट्स होते हैं, हम वो नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ महंगी मिलती हैं, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट, जो बिजली की कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है, गैस की कॉस्ट है, वो महंगी होती है, और फिर कभी जब अवेलेबल नहीं होती तो वो उससे भी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। जब बिजली चले जाती है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है फैक्ट्रियों के लिए, गैस नहीं होती। लॉ एंड ऑर्डर का एक इशू जो है वो उसको हम मिनिमाइज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू बहुत बड़ा है। इट्स नॉट कि एक्चुअल लॉ एंड ऑर्डर, परसेप्शन। आप ये देखिए कि ढाका के एयरपोर्ट पे जितनी फॉरेन एयरलाइंस आती हैं, सिर्फ वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के तीनों एयरपोर्ट मिलाकर नहीं आती। हम आज बड़े खुश होते हैं बड़ा नेशनली कि भाई ब्रिटिश एयरवेज आ रही है हफ्ते में 2 दिन इस्लामाबाद, मतलब इस पर खुश हो रहे हैं हमारा पूरा कौम। और आप देखें कि एक ज़माने में कराची एयरपोर्ट पे कौन सी यूरोपियन एयरलाइन थी जो नहीं आती थी। तो ये अब मतलब पाकिस्तान के अंदर आप कराची, लाहौर के शहरों में घूमें, आपको कभी कोई फॉरेनर नज़र नहीं आता। सो ये हैव टू मेक दिस कंट्री मोर वेलकमिंग टू फॉरेनर्स। यहाँ पे लोग आएँ, अगर वॉलमार्ट की ऑफिस यहाँ खुली होगी तो यहाँ से ख़रीदेगा। अब वॉलमार्ट की ऑफिस जो है दिल्ली में खुल गई है या बॉम्बे में खुल गई है, तो वो जो राजेश कुमार वहाँ पे बैठा हुआ है वो कुछ कोई कोशिश होती है कि वो बेंगलोर से जाके ले ले या दिल्ली से ले ले, उसका दिल नहीं होता कि वो फैसलाबाद से आके ले। सीधी बात बता रहा हूँ आपको। सो दीज थिंग्स रियली मैटर अ लॉट। हमको ये भी चीज़ें करनी पड़ेंगी एक्सपोर्ट करने के लिए। बांग्लादेश की भी ऐसी पॉलिसी है कि जिसके अंदर वो पाकिस्तान को डिस्करेज करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं। सो ये एब्सेंट एनी हुकूमत या एब्सेंट एनी पॉलिटिक्स, ये एक पाकिस्तान को अलमिया है। आप ये देखें कि इस साल अगेन 30% डिवैल्यू करा और रज़ाक दाऊद साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 1 पैसे का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाया, 1 पैसे का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा। अभी तक एक्सपोर्ट नेगेटिव है। अल्लाह करे अगले 2 महीनों में कुछ बढ़ जाए। अब आप सोचेंगे अगर किसी दुकान पे आप 30% कीमतें कम कर देते हैं और फिर भी अगर आपकी सेल नहीं बढ़ती, तो आप सोचेंगे कि यार कोई ना कोई लम्हा फिक्रिया है कि मैं कुछ शायद जो मैं माल रख के बैठा हूँ वो उसको दुनिया को चाहिए नहीं। तो ये कुछ हमको इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। हुकूमत क्लेम कर रही है कि जो एफटीए था चाइना के साथ उसको हमने रिवाइज किया है, उससे अच्छा खासा इंपैक्ट आएगा। मैं ये सवाल हुमायूं अख्तर साहब से भी पूछूंगा क्योंकि गालिबन वो एफटीए उन्हीं के दौर में साइन हुआ था। बताइएगा मिफ्ता इस्माइल साहब, कितना फर्क पड़ सकता है इससे? देखिए जी, आप जो मैंने एफटीए साइन किया जी हुमायूं साहब, 2007 में जो मैंने एफटीए साइन किया था, हुआ ये कि वो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसने उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, जो उनको मार्केट एक्सेस मिली थी। और पूरे एशिया ने और पूरे एशिया पैसिफिक मुल्कों ने चाइना से वही एफटीए ले लिया, और जब बहुत से मुल्क वही टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाते हैं तो वो अग्रेसिव होते हैं, वो मार्केट कैप्चर कर लेते हैं। अब ये जो एफटीए क्यों साइन हुआ है, इसमें मार्केट एक्सेस काफी बढ़ गई है 90%, लेकिन चाइना की मार्केट एक्सेस पाकिस्तान में भी बढ़ गई है। होता यह है कि चाइना की जब मार्केट एक्सेस बढ़ती है तो वो तो भरपूर अंदाज से आ जाता है, हमारी जो बढ़ती है हम उसको पूरा नहीं कर सकते। तो मैं कुछ इम्प्रूवमेंट देखता हूं, लेकिन हमें एक्सपोर्ट्स की इम्प्रूवमेंट में सारा दारोमदार भी एफटीए पे नहीं डाल देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस साल कुछ हमारी कैपेसिटीज बिल्डअप होंगी और हमारी एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आ सकती है इस साल। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि पिछले 8-10 महीने के मुकाबले में
इस फिस्कल ईयर में हमें बेहतरी आएगी। AQ खलील साहब, आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? इस पे आपको लगता है कि एक्सपोर्ट्स में इस साल कोई इजाफे का इम्कान है? जैसे कि अभी बात हुई है कि हमें डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है अपनी एक्सपोर्ट्स को, होम टेक्सटाइल पे हमारा ज़्यादा इन्हिसार है, जो कि बड़ी छोटी मार्केट है, वैल्यू एडेड गारमेंट्स पे इतना फोकस नहीं हमारा। किस हद तक बढ़ा सकते हैं हम अपने एक्सपोर्ट्स को इस साल? बात यह है कि अल्लाह करे हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, किसकी ख्वाहिश नहीं होती, लेकिन कुछ हमारी वीकनेसेस हैं और उस वीकनेसेस को हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें मार्केट एक्सेस अगर FTA 2 से मिल रहा है, लेकिन अगर हम पिछले सालों में देखें तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की जो बात होती रही पिछले दिनों में, वो कितनी इंडस्ट्रीज़ ने उसको अडॉप्ट किया। इस वक्त अगर अमेरिका में और UK में और दीगर ममालिक में जो रिक्वायरमेंट है जिस प्रोडक्ट के लिए, वो हमारे यहाँ कहाँ पूरी हो रही हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं कि जिनको अगर वो उन चीज़ें वक्त पे पूरी कर लेती या उनको मराहत वो उस किस्म की हुकूमत मुहैया कर देती, तो यकीन जानिए कि आज शायद हम यहाँ ये बात ना कर रहे होते, बल्कि हम ये बात कर रहे होते कि इसके नतीजे में हमारी एक्सपोर्ट जो हैं वो बढ़ी हैं। अब बात यह है कि जो हमारे रज़ाक दाऊद साहब ने हालिया इक़दाम किए हैं, उसके नतीजे के अंदर अगर कोई चीज़ आगे बढ़ने का चांस है तो मेरे हिसाब से ये है कि हम नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दें। और मैं बार बार कह चुका हूँ और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से फिर ये बात कर रहा हूँ कि हमें जो सरकारी जो हमारा सिस्टम है एक्सपोर्ट की ग्रोथ का, जो हमारे सफारत खाने हैं, उनकी जगह जो मकामी पाकिस्तानी वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और वहाँ पर काफ़ी साल से रह रहे हैं और बिज़नेस कर रहे हैं, उनको एजाज़ी सफ़ीर बना के जिम्मेदारियाँ दी जाएँ ताकि वो उन मुल्कों के अंदर जो है पेनिट्रेट करें, आपकी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करें, वहाँ नुमाइशें मुनक्किद करें। तो मैं समझता हूँ कि टेक्सटाइल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो दुनिया के अंदर काफ़ी मकबूलियत हासिल कर सकती हैं और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। अशफाक तोरा साहब, अभी आप देख रहे थे फाइनेंस एक्ट को भी, क्या और मजीद टैक्सेस लगाए गए हैं इम्पोर्ट स्टेज पर या दूसरे इशूज़ पर? सर, इसमें शहजाद एक दो चीज़ें जो मुझे नज़र आई हैं, वो एक 10 शेड्यूल ऐड किया गया है उसमें अपना सेल्स। क्या मतलब है इसका 10 शेड्यूल ऐड करने का? वो एक पहले होता था कि इंपोर्ट पे हम वैल्यू एडिशन 3% देते थे और वो जो 3% होता था वो सिर्फ कमर्शियल इंपोर्टर पे था। उसमें उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं और मेरा ख्याल है थोड़ा सा ये भी इन्फ्लेशनरी होगा। अगर देखें आप, जाहिर बात है ये भी पास ऑन होगा, यानी कि ऑब्वियसली पास ऑन होगा। देखिए, मगर बात ये है कि जो बात वही है कि IMF का प्रोग्राम है बेगर्स कांट बी चूजर्स, लीव इट और टेक इट वाली बात थी, आपने वो लेना। लेकिन IMF के प्लान के तहत ये कर रहे हैं या ये एक बेहतर स्ट्रक्चरल मूव है जो कि करने की जरूरत थी? चाहे IMF के पास जाते, वो उनके पास जाएंगे, वो तो हमें डंडे के जोर पे कराएंगे, लेकिन वैसे भी करने की जरूरत थी। ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस आपको करनी थी और की है आपने। इस बजट में काफ़ी ऐसे मेजर्स हैं जहाँ ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस की गई है। मसलन कि जो मैंने आपको बताया एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट की बात हुई कि जहाँ पर नॉन फाइलर था उसको हटा के। लेकिन ये क्योंकि PTI बड़ी तनकीद करती रही है इस पर कि आम आदमी पे बोझ कम होना चाहिए और वो तभी होगा जब इनडायरेक्ट टैक्स कम होंगे, डायरेक्ट प्रोग्रेसिव टैक्सेस ज्यादा होंगे। इस बजट से तो नहीं नजर आ रहा कि इनडायरेक्ट टैक्स का प्रोपोर्शन कम हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स का प्रोपोर्शन बढ़ेगा। नहीं, मेरा ख्याल है इस वक्त इवनली पॉइज्ड है, दोनों बराबर जा रहे हैं। कुछ ऐसे इकदाम हैं, अब हम पढ़ें, अब 189 पेज का फाइनेंस बिल है जी, तो उसको पढ़ते एब्जॉर्ब करते अब देखें ये पॉइंटर्स होते हैं ना, इससे यू कांट प्रिडिक्ट। लॉ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें निकल आती हैं, बाद में जब हम सोच रहे होते हैं तो उसका मतलब कुछ और ही निकल रहा होता है। अब सरसरी तौर पे देख के अब हम अगर देखते हैं तो मुझे बराबर नज़र आ रहा है, मगर फिर भी मैं ये कहूँगा, हुमायूं साहब भी बैठे हुए हैं, कि यार एग्रीकल्चरल टैक्स पे और रिटेल होलसेल पे आप ज़्यादा तवज्जो दें। ये कोई 38 से 40% आपकी मईशत का हिस्सा है। सही, इस पे आप अगर दे देते हैं तो बाकी लोगों के बोझ डालना कम पड़ जाए। सोहेल साहब, आपको लगता है कि इस बजट के जरिए और इसके बाद जो FBR के हवाले से कहा कि वो भी अपने इकदाम लेंगे, तो हम टैक्स बेस को बढ़ा सकेंगे, जो अब तक टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा? देखिए, ये अटैम्प्ट हुई है, जिस तरह अशफाक साहब ने कहा, ये जो नॉन फाइलर के लिए जो शेड्यूल 10 है, इसको एवेल्यूएट करना पड़ेगा कि इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक परसेप्शन था, या आप कह लें कि लोगों की समझ कम थी कि टैक्स पेयर और टैक्स फाइलर में बहुत फ़र्क है। हमारे यहाँ टैक्स पेयर्स बहुत हैं, टैक्स फाइलर्स कम हैं। और ये जो प्रिजम्पटिव टैक्स भी हटाया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा इकदाम है। इससे होता ये था कि टैक्स एट सोर्स कट जाता था, इसके बाद उसकी कोई भी रियल इनकम को असेस नहीं करता था और वो बच जाता था। इसकी वजह से हो सकता है, जो आपका पहले सवाल था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से फोकस अब रियल इनकम पर भी या डायरेक्ट टैक्सेस पर भी किया गया है, क्योंकि जो
डायरेक्ट टैक्सेस भी था, उसमें से भी 70-75% प्रिजम्पटिव होता था विदहोल्डिंग टैक्स, उसको रैशनलाइज किया गया है। तो मेरे ख्याल में ये अटेम्प्ट तो ज़रूर है कि क्विकली स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट देख रहे हैं इस बजट का आप? देखिए, मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट स्टॉक मार्केट रिलेटेड नहीं है, ना कोई गेन टैक्स ना कोई डिविडेंड टैक्स पे चेंज किया गया है। अलबत्ता ये ज़रूर है इनडायरेक्टली कि जो रियल इस्टेट है उसको काफ़ी हद तक नेगेटिव कर दिया गया। और उससे पहले भी जो आप टेक्सटाइल का पूछ रहे थे उसमें हो ये रहा था कि जो रेंट सीकिंग के लिए लोग रियल इस्टेट जा रहे थे। तो मेरे ख्याल में सेक्टर स्पेसिफिक तो काफ़ी चीज़ें हैं, स्टॉक मार्केट के लिए डायरेक्ट नहीं है, बट चूंकि रियल इस्टेट में पैसे की इन्वेस्टमेंट को काफ़ी हद तक स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, उसके असरात किया जा रहा है, उसके पॉजिटिव असरात हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम में इतना ही। आप हमें सोशल मीडिया पर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।